नमस्कार, प्रणाम, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह उर्फ ए रिफाइन में। दोस्तों, सुबह के बजे हैं 9 और ये समय है मेरे चैनल पे एनसीईआरटी नोट्स को जो कि 6 to 12 है उसको कंप्लीट करने का। आज है दोस्तों इसका पार्ट 3 और बने रहिए मेरे चैनल पर दोस्तों। जितना ज़्यादा आपका समर्थन मिलेगा उतना ही ज़्यादा मेरा मोरल हाई होगा, ताकि मैं 71st बीपीएससी के लिए जल्द से जल्द और बहुत ही कम समय में और बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि ये आपको वीडियो कैसे लगते हैं। इससे आपको अगर फ़ायदा होता है तो ज़रूर आगे मेरे कमेंट सेक्शन में दोस्तों मुझे बताइए, मेरा मोरल इससे अप होता है। दोस्तों आज है इसका चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो है सबसे पहले तो जो है कि वर्तमान तथा भविष्य की नीतियों का इतिहास का अध्ययन आवश्यक होता है। आप देखिए दोस्तों कि इतिहास के अध्ययन के लिए हमें कालक्रमों में इसको विभाजित करना पड़ता है, ताकि जो आराम से हम इसको समझ पाएँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समय रहता तो हम इस बुक को एक एक वर्ड जरूर पढ़ते दोस्तों, लेकिन अभी हमारे पास समय का अभाव है। हमें 71वीं बीपीएससी किसी हाल में क्रैक करना है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन 3 वर्गों में होता है। एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जो कि प्राचीन इतिहास का वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और जिस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा ही नहीं जा चुका है। इस कारण इसको कांस्य युग कहते हैं। जैसे कि मानिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें मिल गई है, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो जब पढ़ नहीं पाए हैं तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि उस समय समाज सभ्य नहीं था, उसको लिखने पढ़ने नहीं आता था, लेकिन हमें पढ़ने नहीं आया तो इसलिए हाफ हो गया, यानी आज ऐतिहासिक हो गया। नेक्स्ट वी प्रोसीड ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से हमारा तात्पर्य दोस्तों उस काल से है जहाँ पे लेखन कला उपलब्ध थी और इसे पढ़ने में भी सफलता मिल गई। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, जब हम लोग लिपि को पढ़ भी पाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल भारत की जो अवस्था है वो पाषाण काल के रूप में परिभाषित की जाती है, विशेषतः 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला है पूरा पाषाण, जिसमें कंप्लीट आदि मानव थे। दूसरा है मध्य और तीसरा है नव। अब हम एक एक करके देखेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों पहले कि पाषाण काल क्या है। मानव सभ्यता में आदि काल को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। पाषाण काल कालावधि 3 भागों में विभाजित है। मतलब ऐसा काल जिसमें कि मनुष्य का जीवन जो है सिर्फ पत्थर के औजारों पर टिका हुआ था, क्योंकि मनुष्य जो जंगल में रहता था, आदि मानव था, तो वो काल पाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। पाषाण काल जो है आपको 3 भागों में बटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब उसमें जो है पूरा पाषाण भी जो है आपको दोस्तों वो बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। एक तो निम्न पूरा पाषाण काल जिसको सल्क संस्कृति कहते हैं, ये पूछता है दोस्तों। दूसरा है मध्य पाषाण काल जिसको फलक संस्कृति कहते हैं, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल जिसको सल्क फलक संस्कृति कहते हैं। पहला का सल्क, दूसरा में फलक संस्कृति और तीसरा में फलक और सल्क दोनों मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। अब निम्न पूरा पाषाण काल जो है जिसमें कि आपको सल्क संस्कृति कहते हैं दोस्तों, उसमें सोहन घाटी और बेलन घाटी, 2 आपको नाम याद रखना है। सोहन घाटी और बेलन घाटी किससे संबंधित है? तो वो निम्न पाषाण काल से संबंधित है। उसके अलावा जो हमारा दूसरा है मध्य पाषाण काल दोस्तों, वो उसके फलक संस्कृति कहते हैं। और फलक संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन आता है? सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा। सोन, बेलन, नर्मदा और तुंगभद्रा। अब आता है उच्च पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग सल्क फलक संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों। अब इसमें भी आती है बेलन घाटी, आती है छोटा नागपुर की घाटी, आती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य भारत। अब हम इसको एक एक करके जब समझेंगे दोस्तों तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल जो है जिसको क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक काल एज। ये मुख्य रूप से आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इसमें क्या करते थे? लोग शिकार करते थे और उसको संग्रह करते थे, शिकार का संग्रह करते थे, बस इतना ही काम था। फिर खत्म हो गया, फिर शिकार करने चलो। मानव भूमि पर प्लाइस्टोसीन यानी चतुर्थकी यानी अति नूतन के आरंभ में उत्पन्न हुआ। यह घटना अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पूर्व हुई थी।
मानव भूमि पर किस काल में उत्पन्न हुआ? तो प्लाइस्टोसीन काल में उत्पन्न हुआ और ये घटना अफ्रीका में हुई। मानव जो अफ्रीका में उत्पन्न हुआ सबसे पहले और 26 लाख वर्ष पूर्व जो है वो मानव का उद्भव हुआ। आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिलते हैं, याद रखना है, भारत में नहीं मिलते हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन यानी ग्लेशिएशन काल में बताए जाने वाले संचयों से मिले पत्थरों के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। दोस्तों इसके बाद आता है कि महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे माना जाता है कि मानव जो है वो 14 लाख वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ था। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। ऐसे औजार सिंधु, गंगा, यमुना के कछाड़ी मैदानों को छोड़कर संपूर्ण देश में पाए गए हैं। मतलब इन नदियों के जो मैदान जो कछाड़ हैं वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त हैं जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं और ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बोलन घाटी है। बोलन घाटी कहाँ है दोस्तों? तो बोलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है, जहाँ से पशुओं के अवशेष मिले हैं। उनसे यह ज्ञात होता है कि पूरा पाषाण काल में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि मवेशियों का पालन किया जाता था। तो पशुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बोलन घाटी से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे और महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी हुआ है। अब महाराष्ट्र के कहाँ से? महाराष्ट्र के पटनेपुरा से हमें शुतुरमुर्ग मिला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। दक्षिण भारत में हुसगी पूरा पाषाण स्थल से कई प्रकार के औजार मिले हैं। संभवतः यह स्थल आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कौन सा? हुसगी पूरा पाषाण स्थल कहाँ है? तो ये दक्षिण भारत में है। भारत की पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या फिर हिम युग में हुआ था। भारत में लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लाइस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पहले थी ही नहीं। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको एक बार रीड करके आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों, लेकिन जहाँ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको कोट जरूर करूँगी, आप इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लीजिए। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। अब यहाँ पे है निम्न पूरा पाषाण का। सबसे पहले तो आपको इसका समय याद रखना है। निम्न पूरा पाषाण को कहते हैं लोअर पैलियोथिक एज कहते हैं और इसकी अवधि जो है वो 5 लाख से 50,000 पूर्व, 5 लाख वर्ष से 50,000 वर्ष पूर्व को क्या कहेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल। यहाँ से क्या क्या मिले हैं हमें? हथियारी या हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं, विदर्णी या फिर क्लीवर और फिर खंडक यानी चॉपर। हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर इसमें इस युग में इस्तेमाल होते थे। अब दोस्तों देखेंगे हम कि निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल वर्तमान में कहाँ कहाँ है। तो पाकिस्तान में पंजाब के सोहन या फिर सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। सोहन नदी घाटी कहाँ है? पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में है। अनेक स्थल कश्मीर में भी और थार में भी और मरुभूमि में भी मिले हैं। कश्मीर से मिले हैं और थार से मिले और मरुभूमि से मिले हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? निम्न पूरा पाषाण काल के औजार हमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी, एगो बेलन घाटी एगो सोहन घाटी। पहले हमने पढ़ा था कि जो है निम्न पूरा पाषाण काल की जो 5 लाख से 50,000 तक जिसका कालावधि है वो यहाँ से भी बेलन घाटी, सोहन घाटी से मिला है। तो बेलन घाटी आपको पता है उत्तर प्रदेश में है और सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब में है। राजस्थान की मरुभूमि में डिंडवाना क्षेत्र में, नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों से मिले औजार 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो जब 1 लाख ईसा पूर्व के हैं तो इसका मतलब निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। अब देखते हैं हस्त कुठार द्वितीय हिमालय अंतर हिमावर्तन यानी इंटर ग्लेशिएशन के समय जमाव के मिले। इस अवधि में जलवायु पर नमी कम हो गई थी। तो अभी तक आपको 3 चीज़ याद रखना है निम्न पूरा पाषाण काल से। इसका एक तो एज 5 लाख से 50,000, दूसरा हैंडेक्स मिला है, ये उसके बाद क्लीवर मिला है और चौपड़ मिला है। ये बात आपको याद रखना है बस। और कौन कौन घाटी? तो बोलन घाटी जो मिर्ज़ापुर की है और आपको सोहन घाटी जो कि पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब का, यही निम्न पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र है। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल दोस्तों।
अब मध्य पाषाण काल जो है वो उसका जो अवधि सबसे पहले आपको याद रख लेना है। तो 50,000 से 40,000 मतलब ये 10,000 साल का। 50,000 से 40,000 के बीच का जो अवधि है दोस्तों वो क्या है आपको, वो आपको मध्य पाषाण यानी मिडल पैलियोथिक एज। इस काल में जो उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी हुई वस्तुओं का था। ये पपड़ियाँ संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं। मध्य पूरा पाषाण के कौन कौन औजार हैं? फलक मिला है, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लुक हो गया था यहाँ पे आके। उन्होंने अब सिर्फ मोटे मोटे जो है वो आपको कुल्हाड़ी जैसे ही नहीं, अब थोड़ा सा फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी जैसे हथियार भी उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर लिए थे। और चूंकि यहाँ से फलक मिला है इसीलिए फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। इस काल के स्थल जिस क्षेत्र में मिले हैं उसी क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण के, मतलब यहाँ पे जो है ना इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इस काल में एक प्रकार के सरल बटिकास्म उद्योग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों को ना छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, फिर हमें लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ गया। मैं इसीलिए आपको सबसे स्टैंडर्ड सोर्सेज करा रही हूँ दोस्तों, कि अभी चैनल नया है, आपको भरोसा करने में कठिनाई हो रही होगी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि जो मैं सोर्स कराऊंगी दोस्तों वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये हमारा अनुभव है इतने सालों का। क्योंकि दोस्तों ये मेरा अनुभव है और अधिकांश समय जो यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको याद करना है। बटिकास्म उद्योग जो पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण जो था वो आपको कब, मध्य पूरा पाषाण काल में अवस्थित था। इसे तृतीय हिमालयन हिमावर्तन काल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के तट पर अनेक स्थानों से और तुंगभद्रा नदी के तट पर मिली है। तो नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी से हमें क्या मिले हैं? तो हमें वहाँ से मिले हैं आपको मध्य पूरा पाषाण के। और उसके अलावा जो भी स्थल निम्न पूरा पाषाण के हैं वो सारे स्थल जो हैं वो आपको पूरा पाषाण काल से भी जुड़े हुए हैं, मध्य पूरा पाषाण काल से भी जुड़े हुए हैं। आगे हमारा आता है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का अवधि क्या है? 40,000 से 10,000। क्या है? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। आपको अवधि बहुत सटीकता से याद रखना है। अब इस युग में आते आते आर्द्रता कम हो गई थी। अब इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की अंतिम अवस्था से है, जहां अब जलवायु गर्म होने शुरू हो गई। अब नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप में मानव का उदय उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। ये स्टेटमेंट उठा के डाल देता है जो है क्वेश्चन में। तो अगर आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ते कि ये लाइन थोड़ी ना आएगा, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट उठा के डाल देता है। भारत में फलकों और तक्षणियों का प्रयोग होता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में पाए गए हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में मानव के उपयोग के लिए गुफा और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर भीमबेटका जो है वो उच्च पूरा पाषाण से ही संबंधित है। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पूरा पाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता शलक, फलक तथा खुरचनी है। अब देखिए, पहले वाला में क्या मिला है? हैंडेक्स मिला है सिर्फ, ठीक है। तो पहले वाला को क्या कहते हैं? पहले वाला को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम इसको रिकॉल कर लेंगे। पहले वाला को कहते हैं शल्क, मिला है शल्क तो क्या कहते हैं? शल्क। दूसरा है मिला है फलक तो क्या कहते हैं? फलक। और तीसरा है मिला है दोनों तो क्या कहते हैं? तीसरे को कहते हैं सलक और फलक। तो ये आ गया सलक और फलक, दोनों मिला है इसमें, तो ये दोनों संस्कृति कहते हैं। इसको हम सल्क तथा फलक दोनों संस्कृति कहते हैं। अब आ गया हमारे पास मध्य पाषाण काल। ये तीनों खत्म हो गया, अब हमारे पास मध्य पाषाण काल आता है। अब हम मध्य पाषाण काल को देखते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल मुख्यतः आखेटक और पशुपालक। अब उस समय तक तो लोग आखेटक और संग्राहक थे, लेकिन यहाँ पे आखेटक से पशुपालन भी की तरफ मानव आगे बढ़ रहा है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 ईसा पूर्व के मध्यवर्ती अवस्था आई, जो मध्य पाषाण काल कहलाती है। देखिए, अब ये 9,000 की जो अवस्था आई, ठीक है, 10,000 तक ही था जो पूरा पाषाण काल का सारा। 10,000 के बाद जो अवस्था आई वो क्या हो गया? वो आपको मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं एकत्रित करके भोजन की आपूर्ति करते थे, और कालांतर में वो पशुपालन की ओर भी मुड़ गए, ठीक है, करने लगे। लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया, और यह प्रक्रिया कृषि के लिए प्रयुक्त पौधों और पालतू बनाए जाने वाले पशुओं में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। प्राय अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया गया। इनमें सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कुत्ता था। चलो, मानव ने सबसे पहले किसको पशु बनाया? कुत्ता को। और कृषि के लिए अपनाई गई प्रारंभिक फसल गेहूं और जौ थी। वेरी इंपॉर्टेंट,
पहला पालतू बनाया गया जो पशु है वो कुत्ता है, और सबसे पहले जो फसल की खेती की गई वो है गेहूं और जौ। मध्य प्रस्तर युग में पत्थर के बहुत छोटे औजार का प्रयोग होता था। मतलब अब देखिए छोटे छोटे पत्थर के औजार बनने लगे ना, कि अब उतने बड़े तो बनेंगे नहीं, थोड़े से अब लोग जो मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रही है चीज़ें। ये आपको कुछ औजार हैं जिसको आप देख सकते हैं समय हो तो। इन औजारों का प्रयोग फल फूल को काटने, हड्डियों तथा मांस को काटने, पेड़ों को की छाल तथा जानवरों की छाल उतारने में किया जाता था। मध्य पाषाण स्थल कौन कौन है? राजस्थान है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, मध्य और पूर्वी भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए जाते हैं। अब देखिए जो कुछ स्थल है मध्य पाषाण स्थल में, राजस्थान का बागौर का उत्खनन भली भांति हुआ है। यह सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन पर। तो पशुपालन का सबसे पहला अगर हम साक्ष्य मिलता है तो बागौर से मिलता है। मध्य प्रदेश का है आदमगढ़ और राजस्थान का जो बागौर है वो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपालन का जो है वो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मिला है। इनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ के उदाहरण मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाश्रयों से मिले हैं, जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है। राजस्थान में एक नमक झील है, सांबर झील। उसके जमाव का जब अध्ययन किया गया तो उससे पता चला कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के समय यहाँ पे जो है पौधे लगाए गए थे, अर्थात मध्यकाल का समय चल रहा था। मध्यकालीन संस्कृति का महत्व जो कब से कब तक? 9000 से 7000 4000 तक। मध्यकाल कब तक रहा? 9000 से 4000 तक। अब आता है जो है वो नवपाषाण काल। दोस्तों अब हम नवपाषाण काल के अलावा जो है नवपाषाण काल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें है कि विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल जो है दोस्तों 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी अवधि 7000 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए जो दुनिया जो है वो मानती है कि 9000 साल पहले जो है वो आपको नवपाषाण शुरू होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि 7000 साल पहले जो है वो आपको नवपाषाण काल शुरू हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल है। कौन? मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल है। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व अवधि का बताया गया है। नवपाषाण काल में क्या होता था? पॉलिशदार पत्थर के औजार, मतलब अब औजार जो बने उस पर पॉलिश किया जाने लगा। हथियारों का प्रयोग करते थे, विशेषतः पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में भारत में विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त औजार और हथियारों के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नवपाषाण काल 3 क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। अब देख लेते हैं। प्रथम क्षेत्र उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास है, मृदभान की विविधता है, पत्थर की हड्डी के विभिन्न प्रकार के औजार और सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव है। बुर्ज होम एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल है। इसका अर्थ है बुर्ज यानी वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर स्थित है। देखिए बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम एक गर्तावास है, मतलब जमीन के नीचे जो है वो बनाया गया है और यहाँ पे कुत्ते को भी दफनाया गया है आदमी के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है। एक है गुफ कराल। गुफ कराल भी एक नवपाषाणिक स्थल है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल में लोग कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। और भारत में चिरांद भी एक ऐसा स्थल है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद कहाँ है दोस्तों? चिरांद बिहार के सारण जिले में है। बुर्ज होम के लोग रुखरे धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शव के साथ दफनाए जाते थे, जैसा कि हमें बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम वास स्थान की सबसे पूर्व तिथि 2700 ईसा पूर्व की है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियाँ 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं हैं और संभवतः यह औजार नवपाषाण काल के हैं। अब द्वितीय क्षेत्र देखते हैं कि नवपाषाणिक का द्वितीय क्षेत्र कहाँ है। दक्षिण भारत में गोदावरी जो नदी है ना, उसके किनारे जो
दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर और पठारों में नौपाषाणिक लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? गोदावरी नदी के किनारे जो ग्रेनाइट की पहाड़ी थी उस पर नौपाषाणिक लोग रहते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ी और अनेक प्रकार के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। अब हम तीसरा क्षेत्र देख लेते हैं। तीसरा क्षेत्र असम के पहाड़ियों में नौपाषाणिक औजार मिले हैं। असम में तीसरा मिला है असम में, पहला तो बिहार में मिला है और कश्मीर में मिला है, दूसरा आपको गोदावरी नदी के किनारे मिला और तीसरा मिला है असम की पहाड़ियों पर। इसके अतिरिक्त मेघालय में भी गारो पहाड़ियों पर इसके जो है अवशेष पाए गए हैं। कर्नाटक में जगह है मस्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकेलू, नरसीपुर और तैलक्कोटल और तमिलनाडु के पय्यमपल्ली ऐसे महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल हैं जिनकी खुदाई हुई है। दक्षिण भारत में नौपाषाण का अवस्था क्या है? 2000 से 1000, मतलब 2000 के बाद की ही चीज़ें वहाँ पे अधिकांश मिली हुई है। कर्नाटक में पिकलीहल जो है वहाँ पे नौपाषाणिक निवासी पशुपालक थे और ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान मिले हैं। कहाँ पे? पिकलीहल, कर्नाटक। दोस्तों हम देखते हैं कि नौपाषाणिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो नौपाषाण के जो निवासी थे वो कृषक थे, ठीक है, आप जानते हैं। यहाँ पे पत्थर की कुदाल से लकड़ी को और भूमि को खोदते थे। जल्दी जल्दी इसको करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसी जगह पे लोग बसते थे जहाँ पे पत्थर हो, ताकि जो है वो आपको इससे हथियार बन सके। नौपाषाण काल आते आते उद्योग स्थलों में वृद्धि देखी गई क्योंकि छोटे जानवर का शिकार करना, खाद्यान्न की बढ़ती आवश्यकता, इससे अब ज़रूरत पड़ गई कि अब ये लोग अपना औजार जो है प्रोडक्शन है वो बढ़ाएं। अब देखिए इसमें से क्या दो तरह के पाषाण के औजार निर्माण में दो प्रकार का तकनीक होता था। एक होता था क्या? एक तो पत्थर से पत्थर को टकरा कर नया औजार बनाया जाता था। दो विधि याद रखिएगा दोस्तों, कहीं पूछ दिया स्टेटमेंट में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक तो पत्थर से पत्थर को टकराकर और दूसरा दबाव सल्क तकनीक। यानी इसमें क्या किया जाता था कि इसमें क्रोड को स्थिर सतह पर मतलब एक जगह रख के और उसके ऊपर से छेनी के रूप में हड्डी या पत्थर को रखकर सल्क निकाला जाता था, मतलब उसमें से नुकीला बनाया जाता था उसको। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में नौपाषाण के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूँ, जौ और रुई की खेती करते थे। कच्ची ईंट के घर में रहते थे। मेहरगढ़ जो है नौपाषाण का बहुत अच्छा स्थल था। यहाँ पे लोग बहुत उन्नत थे। नौपाषाण युग में सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी आदि औजार जो है उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर युग में लोग पूर्णतः पत्थर के ही औजार और हथियार पर आश्रित थे, ठीक है, इसीलिए ये पहाड़ी क्षेत्र से दूर जाकर बस्ती तो बना ही नहीं सकते थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये पहाड़ी या ढलानों की गुफाओं और पहाड़ियों से बड़ी घाटियों में ही निवास करते थे। वहीं से अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कश्मीर का बुर्ज हम ऐसा ही स्थल है। इसे गर्दावास कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोग इसका निर्माण गड्ढे के नीचे करते थे, जिससे उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग होता था। नौपाषाणिक युगीन कई पुरास्थलों से मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो खाद्य संग्रह के लिए लिए जाते होंगे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। एक नौपाषाणिक स्थल है दाउजली हैडिंग। दाउजली हैडिंग जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में है। यहाँ से खरल और मूसल, वेरी इंपॉर्टेंट, खरल मूसल का साक्ष्य मिला है। दाउजली हैडिंग ब्रह्मपुत्र घाटी में है। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है जो कि चीन से लाया गया था। कास्टम पत्थर भी मिला है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। एक मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिली है जिनमें मृत्यु के पश्चात जीवन में आस्था को दर्शाया गया है, क्योंकि मेहरगढ़ में जो कब्र के साथ ही कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे लगा दी गई हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? मेहरगढ़ में कब्र के साथ एक बकरी को दफना दिया गया है, संभवतः परलोक में इसे खाने के लिए रखा गया हो। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आधे ऐतिहासिक काल हम लोग जो है वो अगले दिन इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से बीपीएससी की तैयारी करते रहिए। दोस्तों अपने स्तर पे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान, जय बिहार।